ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब हमारे इस खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश में खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दुर्ग से जुड़ रहे हैं। दुर्ग शहर से 2 बार के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा जी। वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के इस खास चुनावी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण वोरा जी, करीब करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है अब चुनाव में 2023 की रणनीति में, और तैयारियां अभी से चल रही हैं। लिहाजा हमने ये खास तौर पर चुनावी बुलेटिन शुरू किया है जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति के साथ में नेता आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बहुत महत्वपूर्ण शहर से आते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या रणनीति 2023 के लिए आपकी तरफ से और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से प्रदेशवासियों को मुक्ति मिली जी, और सत्ता की बागडोर कांग्रेस को मिली। कांग्रेस का नेतृत्व हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, संघर्षशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संभाली, और जो काम 15 साल तक नहीं हुए, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, विधानसभा में हम भी उस समय में थे, विपक्ष में। किसानों के आत्महत्या करने की खबरें लगातार आ रही थी, कर्ज से वे दबे हुए थे, धान का बोनस, समर्थन मूल्य उन्हें मिल नहीं रहा था। तो जैसे हमारी सरकार बनी, भूपेश बघेल जी ने सबसे पहला काम पद ग्रहण करने के तुरंत बाद मंत्रालय में जाकर किसानों को धान का बोनस दिया, समर्थन मूल्य दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली घटना है कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के तुरंत बाद जाकर किसानों के हित में निर्णय लेता है। और इन 4 वर्षों में देखिए, हमारे घोषणा पत्र में 36 वायदे थे, और इन 36 वायदों में हमने लगभग 28 से अधिक वादों को पूरा किया है। आप देखे होंगे, जिस योजना की कल्पना हम लोग नहीं किया करते थे, और जो हमारे पूर्वजों ने देखा सपना कि छत्तीसगढ़ हमारा कैसा होगा, उस सपनों को भूपेश बघेल जी ने साकार किया है। जो योजनाएं किसानों के लिए बनी, नौजवानों के लिए बनी, मेरे कहने का आशय यह है, सर्वहारा वर्ग के लिए 4 साल में जो कार्य हुआ है, वो कार्य पहले छत्तीसगढ़ के 15 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी धरातल पर दिखलाई नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि जो काम हुए हैं सरकार में, और इससे सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान, इसका फायदा आपको 2023 में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इससे ठीक उलट बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काम हुए नहीं, जो 36 वादे किए थे उसमें से ज्यादातर आपने पूरे नहीं किए, धोखा हुआ है। लिहाजा वो कई अलग अलग मामलों को लेकर जनता के बीच जाने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम किया होता तो 15 साल शासन करने के बाद 15 सीटों पर नहीं जाके सिमट जाती। अब तो ये हालात है कि उनको लाले पड़ गए। जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मंत्रिमंडल काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री को 2 बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का खिताब प्राप्त हुआ है, और इन 4 वर्षों में जन शक्तिकरण को उन्होंने मजबूती दी है। तो ये किस आधार पर बात करते हैं, ये मैं नहीं जानता। ये खुद ही ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मतदाताओं की सोच यह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में अपना प्रदेश प्रभारी जो है वो बदला है। कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई है। PL पूनिया लंबे समय से यहां पर प्रभारी का काम संभाल रहे थे, और पिछला विधानसभा चुनाव PL पूनिया के प्रभारी रहने के दौरान ही जीता, और उसके बाद अब यह बदलाव हुआ है। आप पहले तो इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कुमारी शैलजा जी से? देखिए, संगठन में बदलाव की प्रक्रिया होती है, और काफी अच्छा उनका नेतृत्व रहा है पूनिया जी का यहाँ पर, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में हमने सरकार बनाई। भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो एक प्रक्रिया के तहत यह होता है। ये तो आज ही नहीं हो रहा है, ये तो अनवरत रूप से चलते रहा है। जब जब आवश्यकता होती है, उनका उपयोग वहां है तो वहां बुला लिया जाता है। तो ये तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और शैलजा जी के अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हार का डर था कांग्रेस पार्टी को, इसलिए अपना प्रभारी बदल दिया है। हार का डर तो भारतीय जनता पार्टी को सोते उठते जागते सोते नजर आता है। इसलिए ना तो उनको रात में नींद नहीं आती है। उनको सिर्फ एक ही काम दिखता है कि कांग्रेस की बुराई कैसे करे, क्योंकि जनता बुराई कर नहीं रही है। मतदाताओं में कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी खुद, जैसे कि हम लोग बचपन में मन गणित बनाने के लिए कहा जाता था, वैसे अपना मन गणित बनाते रहती है। आरक्षण को लेकर जिस तरह से एक अलग तरह की रार मची हुई है, और छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है,
एक विधेयक भी पारित कर दिया गया है, लेकिन अब तक हस्ताक्षर हो नहीं पाए हैं राज्यपाल के, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी चलती है। ये जो आरक्षण का मुद्दा है, अगर ये इसी तरह से बना रहा और श्रेय लेने की होड़ दोनों ही पार्टी की तरफ से देखने को मिलती है कि हमने बेहतर किया है आरक्षण के मसले पर, अब ऐसी स्थिति में आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं इसका प्रभाव आदिवासी वर्ग के वोटर्स पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इस बात को कह रही है। अरे भाई, जब उनके पास समय था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? आज भूपेश जी कर रहे हैं ना। आज सभी सर्वहारा वर्ग, जैसे मैंने कहा, सर्वहारा वर्ग का वो ध्यान रख रहे हैं। अरे भाई, आज जब आपको मौका दिया था, आपके हाथ में सत्ता दी थी, तब तो आप अपना ही विकास करने में लग गए थे और कह रहे थे कि अभी कमीशन खोरी हम बंद कर दें तो हमारी सरकार फिर से आएगी। तो ये सब काम पहले होते रहे। लोगों का काम, उनका काम है कहना और हमारा काम है करना। हम करते हैं, कहते नहीं है, और करके दिखाते हैं। इस बात को साबित कर दिया है हमारे भूपेश बघेल जी ने। दुर्ग शहर के संदर्भ में खासतौर पर बात करें, चूंकि आप वहीं से विधायक हैं और समय से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, दुर्ग शहर को लेकर किस तरह की, चूंकि लगातार इस तरह से कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे दावेदार यहां से हैं और इसको लेकर चुनौतियां भी वोरा जी के सामने भी आ सकती हैं, सामने इस चुनाव अगले बार अगर यहां से टिकट मिलता है तो किस तरह से देख रहे हैं यहाँ के चुनाव की सियासत को? देखिए, एक लंबा समय हो गया हमारा दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 5 दशक बल्कि 6 दशक पूरे होने आ रहे। मोतीलाल वोरा जी इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने नेतृत्व किया, मेरे पिताश्री ने। और उनके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली 93 से लगातार मैं, ऐसे तो मेरे 6 चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी ने दिया है। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। 3 चुनाव मैं जीत कर आया और मैं चुनाव में सफल हुआ तब और असफल हुआ तब। मैं दुर्ग की जनता से राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाता, मैं पारिवारिक रिश्ता बनाता हूं और इस रिश्ते को मजबूती करने में मैं लगा रहता हूं। दूसरी बात, जो काम 15 साल में नहीं हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हमने 4 वर्षों में दुर्ग शहर में कम से कम 400 करोड़ के काम को स्वीकृत करवाए हैं। आप देख लीजिए, जो सड़कों, जो हम कल्पना किया करते थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस बात को कहता था कि हमारे दुर्ग शहर को भी रायपुर और जो मोतीलाल वोरा जी के जमाने में हुआ वो ठीक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा में प्रश्न करता था कि जो रायपुर में और राजनांदगांव में कार्य हो रहे वो दुर्ग में क्यों नहीं हो सकते। तो हमारे भूपेश बघेल जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए अरुण भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इन सारे कामों को हम एक उसमें स्वीकृत कराएंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके क्षेत्र में काम नहीं होता। और मैं भूपेश बघेल जी का आभारी हूं कि उन्होंने 400 करोड़ के काम हमारे क्षेत्र में स्वीकृत किए, जिसमें शहर का सौंदर्यीकरण, सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल में। आप देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से हमारी सरकार ने दुर्ग में काम हुआ है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आपने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का जिक्र किया, एक बहुत समृद्ध विरासत अपने पीछे वो छोड़कर गए हैं। बहुत अलग अलग पदों पर रहे, कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे और उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। आप अपने आप को किस तरह से मानते हैं? उस विरासत को आगे ले जा पाने में आप अपने आप को कितना कामयाब मानते हैं और कहां पाते हैं अपने? देखिए, मैं आपको अपने दिल की बात करता हूं। मैं दिल से राजनीति करता हूं और मैं सेवा करता हूं। और मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी भर, मैंने कहा ना, 6 दशक हो गए, 1972 से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले वो पार्षद का चुनाव है। उन्होंने दुर्ग शहर को एक परिवार बनाया। आज भी मैं कहीं चले जाता हूं, मैं राजनीति कभी नहीं देखता कि राजनीतिक दृष्टि से काम करना है, लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते मैं कार्य करता रहता हूं और लोगों ने मुझे स्वीकारा भी है। और मैं हमेशा इस बात का, मैं अधिकारियों से भी कहता हूं कि दुर्ग के जनता के साथ कभी भी अहित नहीं होना चाहिए, और अहित होता है तो सीधा मेरे अंतर मन को चोट पहुंचती है। इसलिए मैं एक परिवार के सदस्य के भांति जब तक मैं जीवित रहूंगा दुर्ग वासियों की सेवा करता रहूंगा। 3 बार आप विधायक रहे हैं, तीसरी बार आप इसी सीट से चुनकर आए हैं। और चूंकि ये जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी, इस लिहाज से भी, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी का कहीं ना कहीं छत्र छाया रही है। तो क्या आप मानते हैं कि क्या कभी इसका कुछ नुकसान भी हुआ अरुण वोरा को अपनी खुद की पहचान इस इलाके में बनाने के संदर्भ में भी? देखिए, ये बात तो सही है कि एक वट वृक्ष के नीचे अपनी पहचान बनाना कठिन होता है, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रहे, 20 साल वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, सोनिया जी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखी, तो दुर्ग का दायित्व मेरे ऊपर था और मैंने भी वैसा ही काम किया जैसे मोतीलाल वोरा जी किया करते थे, हमारे पिताजी करते थे। तो पहचान तो मेरी लोगों के बीच में बनी है और पिताजी के, और मैं कहता हूं कि एक पुत्र की पहचान अपने पिता के कार्यों से ही होती है और उसको कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं बढ़ाऊंगा, मैंने कहा ना, जब तक जीवित रहूंगा मैं बढ़ाऊंगा। मैं पद में रहूं नहीं रहूं, लेकिन मैं दुर्ग वासियों की सेवा करते रहूंगा अंतिम दम तक।
ये मैं भावनात्मक बोलता हूं क्योंकि मेरा लगाव है दुर्ग की जनता। मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था तो अरुण बोरा जो है उनकी दावेदारी भी निकल के सामने आती थी कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाए। जी, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 के लिए भी? अगर सत्ता में आते हैं वापस और आप भी जीतते हैं तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? अरे न केवल आते हैं नहीं सर, हम लोग सत्ता में आएंगे और दुर्ग की जनता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे फिर से सेवा करने का अवसर देगी। तो मंत्रिमंडल में आना नहीं आना तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वो बहुत सी परिस्थितियों को देखते हैं और मंत्री बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप बिना मंत्री रह के भी आप काम कर सकते हैं मंत्री के बराबर, और भूपेश बघेल जी ने आपको पूरी छूट दी है काम करने की। तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई काम अपने हमारी विधानसभा में अटकता है। जी, तो चूंकि क्या कोई मन में ऐसी कुछ बात है जिसमें आपको लगता है कि सियासत में अभी ये मुकाम हासिल करना बाकी है, इस मुकाम पर पहुंचना है? चूंकि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं भीतर तो होती है, तो ऐसे में क्या कोई चीज देखती है? और 2023 के चुनाव में किस तरह से अपनी भूमिका को देख रहे हैं अरुण बोरा जी? देखिए, मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने अपने पिताश्री के सारे पदों को देखा है और मैंने भूपेश बघेल जी से कहा भी था और दिल से कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, कि मैंने अपने जीवन काल में मोतीलाल वोरा जी को जितनी मेहनत करते देखी है वही मेहनत भूपेश बघेल जी भी कर रहे हैं। तो हमको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो हमारे नेता है, हमारा नेतृत्व करेंगे, हम उनके नेतृत्व में फिर से काम करेंगे। 2023 में क्या उम्मीद कर रहे हैं पार्टी के संदर्भ में? फाइनल सवाल आपसे। 2023 में आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके के कार्य और जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, जिसे लोग भूलते चले जा रहे थे 15 सालों में, जो छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ का खेलकूद और ठेठ छत्तीसगढ़िया जो काम होते हैं, उन कामों को तो हम भुला दिए थे भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में। इसकी छवि लोगों के मन में है और लोग ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़ के हित के लिए निर्णय लेती है। तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस की सरकार उसी बम्पर मेजॉरिटी से जीतेगी और हम फिर से सरकार बनाएंगे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बोरा जी, IBC 24 पर ये बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के तो कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ में मौजूद थे। दुर्ग शहर से 3 बार चुनाव जीते हैं और एक बड़ी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद वो लगा के बैठे हैं कि एक बार फिर से सरकार बनेगी और महत्वपूर्ण भूमिका में वो भी रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक और नए राजनीति के महत्वपूर्ण किरदार के साथ। नमस्कार।